नोटिफिकेशन मैंने देखा कि यह सेमिनार वास्तव में यह करंट सिचुएशंस ऑफ एजुकेशन सिस्टम पर है, तो मेरे मन में जो पहली बात आई वह यह कि जिन्होंने इस विषय को तय किया वह वास्तव में बहुत ही चतुर व्यक्तित्व के लोग हैं। चतुर व्यक्तित्व कहने का आशय यह कि जब आप शिक्षा से संबंधित किसी ऐसे विषय का बात पूछते हैं कि इसकी अभी की सिचुएशंस कैसी है, तो वास्तव में समाज में चल रहे सभी विषयों के करंट सिचुएशन के बारे में आप पूछ रहे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा सभी विषयों के, सभी विचारों के, सभी भावों के, सभी अभिव्यक्तियों के मूल में होती है। यह सृजन ही नहीं, पोषण ही नहीं, बल्कि उसके अंतिम परिणाम की भी पोषक होती है। इस शिक्षा व्यवस्था के जो चर हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उसमें शिक्षक, छात्र ही नहीं अपितु देश के समस्त संसाधन व सभी वर्ग शामिल होते हैं। लेकिन इसमें जवानों की विशेष भूमिका होती है। इसीलिए कहा जाता है कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। वास्तव में अभी की जो परिस्थिति है, इसमें सभी विषयों पर बोलने से अधिक दुखदाई व संघर्षशील है कि शिक्षा व्यवस्था की सिचुएशंस पर बोले। अभी डॉक्टर मंजर सुलेमान सर ने जितनी बातें हमारे सामने रखा, वह यह विषयों पर बोलने के लिए पर्याप्त थे, वह उसकी मूल तत्व था। मैं उन्हीं विषयों को दोहराकर आपका महत्वपूर्ण समय जाया नहीं करना चाहता। सर ने कहीं ना कहीं मेरे से अधिक वाक चातुर्य से वह चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत करा। मैं इसके कुछ परिणामों से अवगत कराता हूँ आपको। वास्तव में शिक्षा प्राप्त करके कैसे कैसे लोग तैयार हुए हैं, इसके परिणाम आपके सामने हैं। तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके ऐसे ऐसे इंजीनियर बने जिन्होंने अपने महान कृत्यों को बीते 3-4 महीनों में 8 कूद ध्वस्त करके दर्शा दिया। यह आज के शिक्षा व्यवस्था की एक मूल अंग था। ऐसे एक भी क्षेत्र वंचित नहीं रह गया है जिसमें ऐसे ऐसे परिणाम आपके सामने दर्शन को न हुए हों। कोचिंग संस्थानों की परिस्थिति आपसे वंचित नहीं है। उसके अनुपात ऐसे हैं कि 120 छात्रों के लिए एक शिक्षक अभी प्रस्तुत हो रहे हैं। यह कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे छात्रों को जन्म देने के लिए पर्याप्त है जो अपने कार्यों को बेहतरीन ढंग से न करने के लिए कृत संकल्पित हो। यह देश विभिन्न प्रकार के संघर्षों से गुजर रहा है। यह विभिन्न प्रकार के संघर्ष कई तरीके से हो सकते हैं। एक रूपता का प्रयास किया जा रहा है। यह एक रूपता क्या है? विशुद्ध प्रकार के एक एक चीज नजर आए। सीधे शब्दों में कहूँ तो हिंदू राष्ट्र की बात आपको सुनाई जा रही है। यह कितनी सत्य है, कितनी असत्य है, कितनी संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, ये सब आप भले भांति जानते हैं। लेकिन मैं अपने तहे दिल से इस बात को कहता हूँ, अपने विचारों के मत से, कि यह कतई मुमकिन नहीं है। एक रूपता इस समाज में कभी संभव नहीं हो सकती है, क्योंकि भारत माता के चुनरी जितनी चतरंगी होगी, जितने रंग समाहित होंगे, देश उतने समृद्ध व प्रबुद्ध नजर आएगी। इस देश में सवाल उठाने के प्रवृत्ति वाले लोगों पर सडिशन लगाया जा रहा है। वो लोग यह नहीं जानते कि जनता विद्रोही होती है, देशद्रोही नहीं। उन्हें विद्रोही न करार देकर देशद्रोही करार दिया जा रहा है। यह भी परिणाम शिक्षा व्यवस्था की असफलताओं का है। मैं जितनी बात अभी बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा यह प्रवचन के सदृश है, लेकिन वास्तव में इसके मूल में कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था की असफलता है। अभी इन प्रकार के सवालों पर जो आपका नजर लाती पत्रकार महोदय, उनकी परिस्थिति कैसी है वह आप जानते हैं। वह कुंठा चुंबन करने में लगे हुए। उनकी परिस्थिति ऐसी है कि वह पद्म विभूषण और तमाम प्रकार के उपहार संग्रह करने के लिए ऐसे उलझलूल प्रश्न पूछते हैं जिसमें आम पूछने जैसे प्रश्न शामिल होते हैं। अभी हाल में विदेश की
स्थिति को देखें तो बांग्लादेश में हो रही हिंसा को बड़े नज़दीक से इस पत्रकार ने दिखाया। उसमें बार बार यह दिखाया गया कि हिंदुओं पर हो रही हिंसा, हिंदुओं पर हो रही हिंसा, हिंदुओं पर हो रही हिंसा। मैं भी समाचार से विशेष जुड़ा हुआ रहता हूँ। मैंने भी पत्रकारिता की एक दो छोटी छोटी डिग्रियां लेने की प्रयास किया। दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने भी मास कम्युनिकेशन की डिप्लोमा डिग्रियां ली। इसीलिए ऐसे विषयों पर हमारा नज़र विशेष रहता है। वास्तव में वहाँ अल्पसंख्यकों पर हिंसा हो रही थी, न कि हिंदुओं पर हिंसा हो रही थी। अभी एक अरशद नदीम वाला मामला भी सामने जी, उस अरशद नदीम के मसले को जब मैंने देखा तो उसमें नीरज चोपड़ा की मां का एक वक्तव्य मुझे सुनने को मिला। वो बता रही थी वहां से कि वास्तव में यह उसके किए गए कृत्यों का, परिणामों का यह नतीजा है। उसको इस नजरिए से न देखा जाए कि यह तोहफा पाकिस्तान के मसले में हासिल हुआ है। समझिए कि यह कितना परिपक्व बयान है उनका, और समाज को पुष्ट करने के लिए काफी। उन्होंने कोई ऐसी शिक्षा हासिल न की हो जो BA, MA, MA, PhD से सम्मिलित हो। उन्होंने वास्तव में शिक्षा के वह कोर पॉइंट को हासिल करा जो भारतीय शिक्षा व्यवस्थाओं के मूल में, सनातनियों के मूल में, वास्तव में सभी धर्मों के मूल में शिक्षा की जो नींव रखती है, वह चीज उन्होंने हासिल की। अभी की स्थिति, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी और मूर्ख होना देश का सबसे बड़ा आभूषण होते जा रहा है। और आश्चर्य यह है कि ऐसे मूर्ख होकर के लोग संघ पर गौरव महसूस करते हैं। उन्हें तनिक भी इस बात के लिए शर्म महसूस नहीं होता कि मैं जो बोल रहा हूँ क्या वो वास्तव में तर्कसंगत है या नहीं। आज के और बीते समयों के तुलनात्मक अध्ययन करते हुए एक बात मैं बस कहना चाहूँगा। अभी के जितने भी सत्ताधारी लोग हैं उसके छोटे छोटे नुमाइंदे रहते रहते नेहरू जी पर तमाम किस्म की बयानबाजी करते हैं। आप इन बातों को कहीं पॉलिटिकल वे में ना लीजिएगा। मैं यह केवल इस बात के लिए कहता हूँ कि कितने लोग अपने पूर्वजों का सम्मान कैसे कर रहे हैं अभी, इस बात को आप समझिए। इस बातों को बताने के लिए एक वाकया काफी होगा कि एक पाकिस्तान से आए शरणार्थी बंटवारे के बाद जब नेहरू जी से वो महिला कॉलर पकड़ करके पूछती है कि नेहरू तुम तो प्रधानमंत्री बन गए, मुझे क्या मिला। पर ध्यान से सुनिएगा इस बात को। पाकिस्तान से आए शरणार्थी नेहरू जी से पूछती है कॉलर पकड़ के कि नेहरू तुमने तो प्रधानमंत्री बन गया, मुझे क्या मिला। तो नेहरू बड़े विनम्र से इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम्हें इस बात का हक मिला कि तुम एक आजाद देश के प्रधानमंत्री प्रबुद्ध बैरिस्टर मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू के कॉलर पकड़ के इस प्रश्न को पूछ सकती हो कि मुझे क्या मिला और तुझे क्या मिला। परिस्थिति ऐसी होने की कामना थी, न कि ऐसे होने की जब बात पूछने पर हम फर्स्ट एडिशन लगा दी जाए। कामना इसी बात का कि शिक्षा ऐसी हो जिसमें हमें अधिकारों से, कर्तव्यों से अवगत कराई जाए, न कि उससे विमुख कराई जाए। धन्यवाद।